हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एसपीएससी एमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आज हम सुश्रुत सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 14 को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो पे जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है शोणित वर्णीय अध्याय। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, तस्य च हृदयम स्थानम स हृदया चतुर्विधम अनुप्रविश्य ऊर्ध्वगा दस दस च अधो गामिन्य चतस्र त्रियगा। यानी ये बता रहे हैं 10-10 तो धमनियां जो हृदय से निकलती हैं वो ऊपर और अधो, ठीक है, तो ऊर्ध्व और अधो की ओर, और चार निकलती हैं त्रियग। तो 24 टोटल धमनियां हो जाती है जो रस का विक्षेपण करती है। तो हल्का आप याद रखें। बाकी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। स खलवाप्यो रसो यकृत प्लीहानो प्राप्य रागम उपेति। यानी कि रस का रंजन, ठीक है, रंजक पित्त के द्वारा कहाँ पे होता है? यकृत और प्लीहा। तो सुश्रुत के अनुसार यकृत प्लीहा है, और वाग्भट के अनुसार क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो आमाशय आश्रयम रंजकम रस रंजनाता है, ऐसे करके श्लोक आया है। तो आमाशय जो है वो रस का रंजन होता है वाग्भट के अनुसार, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं। 6 नंबर श्लोक देखिए, रसादेव स्त्रियम रक्तम रजय संगे प्रवर्तति, ठीक है। तद वर्षा द्वादशादुर्दयाति पंचाशते क्षयम। यानी कहते हैं कि जो रस के कारण जो है रक्त और रज की उत्पत्ति होती है। और कह रहे हैं कि 12 साल पे जो है मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और 50 यानी 50 साल पे मेनोपोज का एज बताइए। तो आचार्य ससुर के अनुसार आप याद रखें मीनार की और मेनोपोज की एज। फिर आपको याद रखना है कि आर्तवम शोणित्व आग्नेयम, ठीक है। तो आर्तव जो होता है आग्नेय होता है, तो अग्नि गुण प्रधान होता है। और गर्भ जो होता है सोम और अग्नि दोनों बोथ गुण प्रधान होता है। तो याद रखें। बाकी आप याद रखें कि रक्त का पांच भौतिक, यानी रक्त भी पांच भौतिक होता है। तो कैसे होता है उन्होंने इस श्लोक में बताया। 9 नंबर, विसर्ता द्रवता राग स्पंदनम लघुता तथा। इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखें। विसर्ता पृथ्वी के कारण, द्रवता जल के कारण, राग हो गया अग्नि के कारण, स्पंदन वायु, और लघुता आकाश के कारण। तो पूछ लेते हैं कि रक्त में पृथ्वी गुण किस गुण के कारण है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शन में विसर्ता राग स्पंदन सब कुछ होगा, तो आपको याद रखना होगा उस टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर आपको याद रखना है 10-11 नंबर श्लोक। 11 में इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, रसजम पुरुषम विद्याद। तो ये कई बार क्वेश्चन आया, डैश पुरुषम, सॉरी डैश पुरुषम विद्याद। तो ये कई बार क्वेश्चन आया, रसजम रक्तजम शुक्रजम ऑप्शन में होगा, तो रसजम। आप समझ जाए कि इस चैप्टर के इस श्लोक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। रस की जो है व्युत्पत्ति बताइए। रसगतो धातुर अहरहर गच्छति इति रस है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है, ये छोड़ सकते हैं कला के बारे में जो लिखा हुआ है। हाँ, तो ये 60 नंबर श्लोक देख लीजिए। स शब्द अर्ची जल संतानवद अनुना, ठीक है। तो शब्द अर्चा शब्द, ठीक है, अर्ची और जल के समान क्या है? रस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रस जो है शब्द संतान की तरह तिर्यक, ठीक है। अर्ची यानी अग्नि की तरह जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और जल संतानवद, तो जल की तरह जो अधोगामी होती है। तो रस के बारे में बता रहे हैं, याद रखे। क्वेश्चन आ जाता है इस लोग लिख के कि किससे रिलेटेड है, रस रक्त शुक्र। तो आपको याद होना चाहिए रस से रिलेटेड है। बाकी ये श्लोक छोड़ सकते हैं। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सीधे 21 नंबर श्लोक पे आइए। अब ये विभिन्न दोष से दूषित जो रक्त होते हैं उनके लक्षण बता रहे हैं।
तो सेकंड नंबर श्लोक देखिए, तत्र फेनिलम अरुणम कृष्णम परुषम तनु शीघ्रम अस्कंदी वातेन दुष्टम। तो वात के द्वारा दूषित रक्त के क्या लक्षण है, तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना शीघ्रम अस्कंदी। तो वो अस्कंदी है, ना कि स्कंदी, ठीक है, नहीं जमने वाला, शीघ्र निकलने वाला, ठीक है। बाकी पित्त का क्या है, विश्रम अनिष्टम। तो विश्र बहुत बार पूछा गया, विश्रम अनिष्टम किसका लक्षण है। और दूसरा पिपलिका मक्षिका नाम अस्कंदी, ये भी अस्कंदी है। तो अस्कंदी दोनों में कॉमन हो गया, वातस और पित्तज में। कफज का याद रखें, गैरिकोदक संकासम, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैरिक के समान कौन सा होता है, कफज वाला। चिरस्रावी होता है, ये देर से निकलता है। बाकी कांजिक काभम, ठीक है, तो कांजिक के समान वाला कौन सा होता है, सन्निपातज, ठीक है, यानी कि सन्निपात सभी दोषों से मिश्रित जो दुष्ट रक्त के लक्षण है, उसमें कांजी के समान वाला होता है। और विशेषतो दुर्गंधी, तो ये बताए विशेषतो दुर्गंधी, आप इसको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर 22 नंबर श्लोक देखे देखे, शुद्ध रक्त के लक्षण है, इंद्र गोप प्रतिकाशम असंगतम अविवर्णम च प्रकृत स्थिम जानियात। तो याद रखें, इसको याद होगा आपको, ठीक है। बाकी 24 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों में, किन पेशेंट में रक्त का विस्रावन नहीं करना है, ठीक है। तो निषेध किसका है, तो सर्वांग शोफ, अगर पूरे शरीर में शोफ है। क्षीणस्य, पूरे शरीर में शोफ है, इसका मतलब हुआ एनीमिया है, यानी पांडु का रोगी है, तो क्यों रक्त का विस्रावन करेंगे, है ना। क्षीणस्य च अम्ल भोजन निमित्त है, ठीक है, तो अम्ल भोजन जो खाता हो, च अम्ल भोजन निमित्त है। क्षीण रोगी हो, पांडु रोगी हो, अर्श उदर शोष गर्भिणी स्वथु हो, इन सारे रोगियों को वर्जन करना है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर आप छोड़ सकते हैं ये सारे श्लोक, इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, तो ये याद रखिए, 31 में बताया, तस्मान सीते ना अति उष्ण, ठीक है, ना शून्य ना अति तापित, ठीक है, यवागुम प्रतिपीत से सोनिनम मोह। तो सोनित यानी रक्त मोक्षण से पहले क्या पेशेंट को खिलाना, तो यवागुपान। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये यवागुपान। इससे मिलते जुलते कई सारे पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लिख लीजिए। स्नेहन से पहले क्या बताया है, स्नेहन से पहले पेशेंट को खिलाना है द्रवोष्ण अन अभिसंधि, ये चरक सूत्र स्थान में बताया है, चैप्टर नंबर 13 स्नेहाध्याय में, द्रवोष्ण अन अभिसंधि स्नेहन से पहले। अग्निकर्म से पहले क्या पढ़ के आए हैं, पिच्छेलन, साथ में लिख ले। सिरावेद और प्रसव से पहले यवागुपान। प्लीहोदर में सिरावेद से पहले, प्लीहोदर में सिरावेद से पहले दधी अन्न सेवन, दधी अन्न सेवन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो सारी चीजें जितने भी पॉइंट होते हैं वो आपको लिखवा दिया है। 33 नंबर श्लोक में सम्यक रक्त निकल जाने के लक्षण क्या है, तो लघुता वेदना शांति वगैरह ये सब हो जाती है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है 34 नंबर श्लोक। ये पूछ रहे हैं कि मतलब बोल रहे, त्वग दोषा ग्रंथिया सोफा रोगा शोणितादास चाहिए रक्त मोक्ष अशीला नाम ना भवंती कदाच, ठीक है। तो जो समय समय पर रक्त मोक्षण करवाते रहते हैं उनको क्या फायदा होता है, तो त्वग दोष यानी स्किन डिजीज कभी नहीं होती, ग्रंथि नहीं होता, सोफ रोग, शोणित वाले मतलब रक्त से संबंधित जितने भी रोग हैं वो नहीं होते हैं। तो याद रखना, त्वग दोषा ग्रंथि सोफा रोगा शोणित दासचे, फर्स्ट लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीजें हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट 39 और 40 नंबर श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। चार प्रकार के उपाय बता रहे हैं रक्त विस्रावण के, कैसे, संधान स्कंदन पाचन दहन। तो रक्त विस्रावण, जो अगर रक्त बह रहा है तो उसको बंद करने के चार उपाय बता रहे हैं। संधान, या तो संधान कर्म कर दो, स्कंदन कर दो, पाचन कर दो, या दहन, दहन यानी कॉटराइजेशन, जो आजकल मॉडर्न भी करते हैं, है ना। तो वो याद है। तो इंपॉर्टेंट श्लोक यहां से क्वेश्चन आता है, व्रणम कसाय संदते। तो डैश कसाय डैश संदते, ऑप्शन में होगा कसाय, र- ठीक है, हिम, भस्म। तो याद रखना कसाय संदते,
जबकि स्कंदयते हिमम, डैश हिमम, सॉरी स्कंदयते डैश, तो हिमम आएगा आंसर। पाचयेत भसम और धा संकोचयते सिरा। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक होगा तो। 44 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिर नहीं धारयते। फिर इंपॉर्टेंट है रक्तम जीवे इति स्थिति। ठीक है, तो डैश जीवे इति स्थिति। जब भाव प्रकाश पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था पुरुष रक्त शुक्र जीवे इति स्थिति, है ना। लेकिन यहाँ पे है रक्तम जीवे इति स्थिति। अगर ऐसे श्लोक आए तो समझ जाना सुश्रुत से पूछा जा रहा है और आपको आंसर लगाना है उस टाइम। ठीक है। तो आपका जो है 14 चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, 15 चैप्टर देख लेते हैं। 15 चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो आपको याद रखना है दोष धातु ही मलमूलम शरीरम, ये श्लोक नंबर 3। ये मैंने रेफरेंस याद रखना आप। ठीक है। इंपॉर्टेंट 4 नंबर श्लोक है प्रस्पंदनो उद्वहन पूर्ण विवेक धारण लक्षणे। तो एक लाइन ये याद रहे। ठीक है, और ये वायु के 5 भेद बता रहे हैं इससे कैसे। प्रस्पंदन के आगे आप लिख लें व्यान वायु, उद्वहन के आगे लिख लें उदान वायु, पूरण के आगे लिख लें प्राण वायु, विवेक के आगे लिख लें समान वायु, धारण के आगे लिख लें अपान वायु। तो आपको आपने ये लिख लिया, अब फॉर्मूला बन जाएगा आपको। आपका अगर ये लाइन याद है तो फॉर्मूला बनाओ व्युत्सा। व्युत्सा में वी वाला वैन, वैन वाला वी, यू पी एस ए, व्युत्सा। तो व्युत्सा में वी से हो गया आपका व्यान वायु। ठीक है, यू से हो गया उदान वायु, पी से हो गया प्राण। ठीक है, और एस से हो गया समान, और ए से अपान। व्युत्सा फॉर्मूला हो गया और ये लाइन याद हो तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना जरूरी है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रहेगा हमेशा जिंदगी पर। अगला इंपॉर्टेंट है राग तेज, राग पक्ति तेज मेधोस में पित्त कृत पंचदा। ठीक है, तो पित्त के बारे में 5 भेद बता रहे हैं इनडायरेक्टली। तो राग, राग यानी कौन हो गया, राग करने वाला हो गया रंजक पित्त। ठीक है, राग। पक्ति पचाने वाला पाचक पित्त। तेज, तेज वाला आलोचक पित्त, आंखों में तेज होता है। मेधा, मेधा बुद्धि वाला कौन सा हो गया साधक पित्त। ऊष्म, ऊष्मा वाला कौन सा हो गया भ्राजक पित्त। ठीक है, और और कौन सा, सारे तो हो गए है ना। तो ये आपका याद रखना है। बात वात वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पित्त वाला मैंने बता दिया, वो इजीली याद भी हो जाएगा। फिर कफ वाला देख ले, संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूरण वल स्थैर्यकृत। तो संधि संश्लेषण, संधियों में कौन सा रहता है श्लेष्मक कफ। ठीक है, स्नेहन कौन सा रहता है क्लेदक कफ, स्नेहन करता है ना क्लेदक कफ। और रोपण कौन सा करता है, रोपण करता है बोधक कफ। पूरण कौन सा करता है तर्पक कफ। ठीक है, और बल और स्थिरता अवलंबक कफ। तो ऐसे करके इनका तो नाम से ही पता चल रहा है, बस वात का कंफ्यूजिंग होता है और क्वेश्चन भी वहां से आता है, इसलिए उसका फॉर्मूला बना दिया वियुक्सा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फिर ये बता रहे हैं 7 नंबर श्लोक में रस तुष्टि प्रीणनम रक्त पुष्टि। तो सभी धातुओं के कर्म बता रहे हैं, नॉर्मल कर्म। ठीक है, तो रस का क्या है, रस का क्या है प्रीणनम। ठीक है, रक्त। और एक बात और याद कर रखे, उत्तरोत्तर धातु एक धातु की पुष्टि कर रही होगी। जैसे रस जो है रक्त अगली धातु की पुष्टि कर रहा है, ऐसी रक्त जो है मांस की पुष्टि कर रहा है। तो एक लक्षण तो नॉर्मली सबका याद हो ही जाएगा, वैसे पूछा भी नहीं जाता। इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो ये, जैसे रस का हो गया प्रीणनम, तो आप एक टेबल बना लें अपनी नोटबुक में। रस के आगे लिख लें प्रीणनम। ठीक है, रक्त के आगे जीवन लिख लें, जीवन जीवयति। मांस के आगे लिख लें आप लेपन, लेपन लिख लें मांस के आगे, या शरीर पुष्टि। और मेद। ठीक है, मेद के आगे लिख लें स्नेहन, स्नेह कर्म। अस्थि के आगे लिख लें धारण, देखिए धारण करता है। मज्जा के आगे लिख लें आप पूरण। ठीक है, पूरण लिखा है ना। और शुक्र के आगे लिख लें गर्भोत्पादन। ऐसे करके आपकी टेबल बन जाएगी। तो प्रीणनम जीवनम लेपे स्नेहन धारण पूरण गर्भोत्पादन, ऐसे करके आपका एक लाइन बन जाएगी, फ्लो में आ जाएगा। प्रीणनम जीवनम लेपे धारण पूरण गर्भोत्पादन है। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है 9 नंबर श्लोक, सॉरी 8 नंबर। पुरीसम उपस्तंभम वायवाग्नि धारणम। तो पुरीस के कर्म क्या है, तो उपस्तंभ होता है एक तरह से। ठीक है,
और वायु व अग्नि धारणम, तो वायु और अग्नि का धारण करता है। तो डैश अग्नि धारण है, तो पूरीसम आपका इंपॉर्टेंट है। बस्ती पूरन विक्लेद मूत्रम, तो इंपॉर्टेंट है बस्ती का काम। स्वेद क्लेदस्य तो सौमार्यकृत, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। इस चैप्टर में काफी चीजें याद करने वाली हैं। 9 नंबर में रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृच गर्भो गर्भ लक्षणम स्तन्यम स्तन्योरा पीनत्व जन्म जीवनम चेती। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि रक्त के समान जो लक्षण होते हैं वो आर्तव के होते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर श्लोक को देख लें एक बार। फिर इंपॉर्टेंट 11 नंबर श्लोक, ये वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने चरक में भी पढ़े थे, सुश्रुत के भी और पढ़ ले। वात क्षय मंद चेष्टता, अल्प वाकत्वम प्रहर्षो मूढ़ संगिता। तो इंपॉर्टेंट सी बात, नॉर्मल सी बात है कि वात क्षय हो जाएगा, तो वात का काम क्या है, चंचल होता है, तो मंद चेष्टता हो जाएगी। अल्प वाक, ज्यादा बोलेगा नहीं। प्रहर्षो मूढ़ संगिता। ठीक है। पित्त क्षय में क्या होगी, पित्त अगर क्षय होगी, अग्नि कम होगी, तो मंदो उष्मता, ऊष्मा शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अग्नि कम हो जाएगी। निष्प्रभत्वम, मतलब वो दिखने में जो थोड़ा प्रभावान नहीं लगेगा, लश्चरस नहीं होगा। श्लेष्म क्षय होगा, तो रूक्षा अंतर्दाह। तो अंतर्दाह इंपॉर्टेंट है, एक लक्षण। अंतर्दाह यानी अंतर्दाह हमें लगेगा पित्त का लक्षण है, दाह आ गया ना, तो आप आंख बंद करके लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा वो। श्लेष्मा क्षय का लक्षण है अंतर्दाह। आमाशय तर श्लेष्माशय शून्यता, आमाशय को छोड़कर बाकी जितने भी आशय हैं उनमें शून्यता हो जाएगी। आमाशय में वैसे ही खाते पीते रहते हैं, तो वहां शून्यता कहाँ से होगी। ठीक है, तो श्लेष्माशय में शून्यता। संधि शैथिल्यम बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, संधि की शिथिलता। ठीक है, तो संधि की शिथिलता इंपॉर्टेंट है। तृष्णा दौर्बल्य प्रजागरण क्षय, तो पूरी रात जगेगा अगर कफ का क्षय हो जाएगा, कफ के कारण तो नींद आती है, तो याद रखें। 12 इंपॉर्टेंट है, स्तन्य और धमनीय प्रतिकार है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि इन इन दोषों की क्षीण अवस्था में उसके अनुसार ही कर्म करना है, उस दोष के स्पेसिफिक अनुसार। तो देख लेते हैं, रस रक्त मांस क्षय, इनके लक्षण बता रहे हैं अब। तो रस क्षय का इंपॉर्टेंट है, हृत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा क्षय। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, उसको याद रखना है। रस का इंपॉर्टेंट नहीं है, शोणित का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शोणित क्षय त्वक पारुष्यम अम्ल शीत प्रार्थना सिरा शैथिल्यम, सिरा शैथिल्यम है, सिरा सौथिल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिरा शैथिल्यम। तो अम्ल शीत प्रार्थना बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लें। मांस छह स्पिक गंडोस, ये कक्षा बोले तो ये ज्यादा नहीं पूछा जाता इसमें। मांस छह में बस इंपॉर्टेंट है धमनी शैथिल्य याद रखना। तो क्वेश्चन आ जाता है धमनी शैथिल्य किसमें है, तो मांस छह में है। ठीक है, तो मैंने तब भी पढ़ाया था, चरक में बताया था, जब मांस, शरीर का मांस जब जो है, जब क्षय हो जाएगा तो दुबला पतला लगेगा, तो उसमें जो धमनी है, जो आर्टरीज हैं, वो अपने आप ही मोटी दिखेंगी। देखते नहीं हो लेबर वगैरह जो होते हैं, वो कम खाते हैं, काम ज्यादा करते हैं, तो उनका क्या होता है, धमनी ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो उसकी बात करें शिथिलता। ठीक है, धमनी शिथिल्य। फिर आपको याद रखना है, मेद छह में क्या है, प्लीहा वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्प्लीनोमेगैली किसमें होती है, मेद छह में, ये चरक में भी पढ़ाया था। और संधि शून्यता इंपॉर्टेंट है, संधि शून्यता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। मेदुर मांस प्रार्थना। अस्थि छय में क्या है, अस्थि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मज्जा छय इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लेते हैं। अस्थि शून्यता। ठीक है, और अस्थि शून्यता याद रखना। और शुक्र शय में याद रखना आप, शुक्र शय में कुछ भी याद मत रखना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया धमनी शैथिल्य, ठीक है, और संधि शून्यता मेद में इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बताया, मज्जा में अस्थि शून्यता, तो अस्थि में शून्यता किसमें, मज्जा में। ठीक है, और मेद में संधि शून्यता है, तो कंफ्यूजिंग है, तो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। पुरुष छह के बारे में बता रहे हैं 15 नंबर में। हृत पार्श्व पीड़ा। ठीक है, मूत्र छह में वस्ती तो दो अल्प मूत्रता। ठीक है, वस्ती तो दो अल्प मूत्रता। श्वेत थे छह में स्तब्ध रोमकूपता, तक्षोष स्पर्श वैगुण्य। तो ये हमने बीएमएस में भी नॉर्मल पढ़ते थे, तो उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं एमओ में, तो खासकर इस पे तो ध्यान देके जाना है आपको। आर्तव छह के बारे में, यथोचित काल दर्शनम अल्पता वा योनि वेदना। ठीक है, तो ये सही टाइम पे मेंसेस नहीं आएंगे और योनि में वेदना होगा। ठीक है, आर्तव छह में बता रहे हैं। तो इसमें चिकित्सा भी साथ में बता दी, संशोधन करवाओ और आग्नेय द्रव्यों का यूज करो। स्तन छह में स्तन्य और मलानता, स्तन्य संभवो अल्पता वा। ठीक है, तो स्तन्य कम आना, श्लेष्म वर्धन उपयोग, इसका चिकित्सा है श्लेष्म वर्धन, इंपॉर्टेंट है। गर्भ क्षय इंपॉर्टेंट है, गर्भ स्पंदनम अनुन्नत कुक्षिता क्षय, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट गर्भ क्षय।
ठीक है, गर्भ का स्पंदन ना होना, अनुन्नत कुक्षिता जो उभार होता है, जो ठीक है, वो उभार ना होना। तो इसमें क्या करना है, प्राप्त बस्ती काल, क्षीर बस्ती, मेध्य अन्य, तो चिकित्सा में बताया, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। फिर अब वृद्धि के बारे में बताएंगे ये, ठीक है। तो पित्त, सॉरी, बीच में देख लेते, पीछे रह गया शायद। हाँ, वात वृद्धि देखिए, वाक पारुष्यम, कार्श्य, काशनी और गात्र स्फुरण, उष्ण कामिता। तो उष्ण कामिता याद रखें, इंपॉर्टेंट है उष्ण कामिता, ठीक है। तो उष्ण कामिता जब अगर आएगा, अगर तो हमें लगेगा कफ भी ठंडा होता है, उसका भी शीत गुण है, वात का भी शीत गुण है, और बोथ लगा देंगे, लेकिन बोथ नहीं है, उष्ण कामिता का वात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग होगा उस टाइम, आपके दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी। मुझे पता है स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रही होंगी उस टाइम चीजें, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं या क्वेश्चन देख रहे हैं, और कंफ्यूजन कहाँ से आती है, तो ये चीजें मैं गुजर चुका हूं, तो मुझे पता भी है क्या हो सकता है, ठीक है। निद्रा नाशो अल्प बलत्वम, गाढ़ वर्च, गाढ़ वर्च इंपॉर्टेंट है, अगर वात बढ़ जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गाढ़ वर्च, ठीक है। निद्रा नाश हो जाएगा, निद्रा नाश याद रखें, इंपॉर्टेंट है। पित्त के बारे में बता रहे, पित्त की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पीता उपवासता संताप, शीत कामित्तम, तो उसमें उष्ण कामित्त था, इसमें शीत कामित्तम, ठंडे की अभिलाषा करेगा। बाकी याद करने वाली चीज नहीं है, श्लेष्मा में देख लें, गौरवम अवसाद स्तंदा, निद्रा अति निद्रा, तो याद रखें, एक मिनट ये याद रो रखें, अल्प निद्रा, निद्रा से रिलेटेड कंसेप्ट याद रखें। तो वात वृद्धि में क्या बताया है, निद्रा नाश, निद्रा का नाश हो जाएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए। पित्त वृद्धि में क्या बताया, अल्प निद्रा, कम निद्रा आएगी। और श्लेष में वृद्धि में बताया है निद्रा, निद्रा यानी अति निद्रा आएगी, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आप याद रखें। बाकी निद्रा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद रखें, बाकी संधि और अस्थि विश्लेष याद रखें। तो कफ की वृद्धि में संधि विश्लेष और अस्थि विश्लेष दोनों लक्षण होते हैं, और सेम ऐसा लक्षण संधि विश्लेष और अस्थि विश्लेष किसमें है, संधि विश्लेष लक्षण है ओज विसरंस में। ये ओज विसरंस, ओज की विकृतियां हैं, ओज विसरंस पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तब बता देंगे, उसमें भी संधि विश्लेष अस्थि विश्लेष आया, ठीक है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला ये बता रहे हैं कि रक्त की, ये जो धातुओं की वृद्धि से क्या आता है, रसु अति वृद्धम हृतो के प्रसेकम, तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। रक्त का सिरा पूर्ण याद रखना, सिरा पूर्ण, जब रक्त की वृद्धि होगी तो सिराएं बिल्कुल ट्यूबवेल की तरह बिल्कुल चलेंगी ना, बिल्कुल पानी भर भर के, यानी रक्त भर भर के, सिरा पूर्णतम। मांस में क्या होगा, मांस का भी ज्यादा याद नहीं रखना, मेद का देख लेते हैं, का से श्वास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अस्थि का भी इंपॉर्टेंट नहीं, मज्जा का याद रखें, सर्वांग नेत्र गौरवम, इंपॉर्टेंट है, सर्वांग नेत्र गौरवम, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। तो वृद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्षय इंपॉर्टेंट है धातुओं का, ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे देख लेते हैं। पुरुष की वृद्धि होगी तो आटोप कुक्षि शूल, मूत्र की वृद्धि होगी तो बार बार मूत्र त्याग करने के लिए जाएगा, बस्ती आत्मांश होगा, स्वेद होगा तो दौर्गंध्य कंडू होगी। आर्तव की वृद्धि होगी तो अंगमर्द अति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम, स्तन्य में स्तन्योजना, स्तन्योरा पीनत्वम, मुहुर्मुहु प्रवृत्तिम तोदम, ठीक है, बार बार स्तन्य की उत्पत्ति और तोद होगा। गर्भ में जाठरा अभिवृद्धि और स्वेद होगा, ठीक है, तो याद रखें। 24 नंबर श्लोक में बल की परिभाषा बता रहे हैं। तो रसादि नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेज खलबोध, खलबोज तदत बलम उच्यते, बलम इति उच्यते, यानी कि ओज के बारे में बता रहे हैं, रस आदि से सुक्रांत धातु तक जितना भी उसका तेज होता है, ठीक है, वो ओज कहलाता है और उसी को बल कहते हैं, तो ये बता रहे हैं। अगला देख लेते हैं। तो ये श्लोक छोड़ देना, बाकी इंपॉर्टेंट ओज का याद रखना। 27 नंबर श्लोक, ओजस सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्सनम च प्राणायतम उत्तमम। प्राणायतम उत्तमम कई बार क्वेश्चन आया कि किसके लिए बोला गया है, प्राणों के लिए उत्तम, प्राणायतनम उत्तम, ठीक है। तो 10 वेद प्राण होते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। अग्नि सोमो सत्व रजस्तम पंचेंद्रियाणि भूतात्मिति प्राण, ये जो होते हैं 12 प्राण होते हैं। तो आपको वो प्राणायातम उत्तमम अगर आए तो ओज के लिए लगा देना, और आप लिख ले बस्ती के लिए भी बोला गया है, तो बस्ती, ठीक है, बस्ती के लिए भी बोला है प्राणायातम उत्तमम, तो इंपॉर्टेंट है। मृदु और मृत्सन्नम ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। फिर ये बता रहे ओज का क्षय कैसे होगा, तो अभिघात क्षयात कोप क्षयात श्रुम, ठीक है, ये सारी चीजें बता रहे हैं।
तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका यहां से है, ओज विसरंस। ठीक है, तो यानी ओज की तीन विकृतियां होती हैं, ओज विसरंस, व्यापद और क्षय। ठीक है, ओज विसरंस, व्यापद और क्षय, इति लिंगानी व्याप्यन्य से भवंती, यानी लिखा हुआ है ओज की विकृतियां और ओज के व्यापद कोई कहे तो तीन होते हैं, विसरंस, व्यापद और क्षय। तो विसरंस के लक्षण इंपॉर्टेंट है, ओज विसरंस। संधि विश्लेष हो, तो अभी हमने पढ़ा कफ वृद्धि में संधि विश्लेष, तो यहां से क्वेश्चन बनता है संधि विश्लेष। गात्राणाम सदनम दोषानाम च्यवनम क्रिया से असन्निरोधश्च जायते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है संधि विश्लेष। तो ये आप याद रखना, ओज विसर्जन का पूरा लक्षण। फिर ओज व्यापद का लक्षण भी याद रखना, स्तब्ध गुरु गात्रता वात सपो वर्ण वेदो ग्लानिस तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। मूर्छा मांस क्षय मोह प्रलापो मरणम, ओज क्षय के लक्षण। अगर ओज क्षय हो जाता है तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, तो ओज में लिखा है ओज क्षय में मरणम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये लक्षण आपको जरूर याद करके जाना है, ये आपका इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर ये बल, ऐसे ही बल विसरंस, व्यापद और बल क्षय के लक्षण है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बल से तो नहीं पूछा जाता, ओज से ज्यादा पूछा जाता है। बाकी 30 नंबर की लास्ट श्लोक याद रखना, अप्रचुर्या नाम क्रिया नाम से बल विसरंस लक्षण। तो ये अप्राचुर्य क्रिया नाम अगर आए तो बल विसरंस के लक्षण है, याद रखना आप। बाकी आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो आपको लगभग बता दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक ये चीज और याद रखना, रस निमित्त में स्थौल्य कार्श्य चे। ठीक है, तो मोटापा और पतलापन, दुबला पतला, स्थौल्य और कार्श्य किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है रस पे। तो याद रखें रस निमित्त में, सुश्रुत निकाय रस। ठीक है, तो जबकि चरक ने क्या कहा था, स्वप्न आहार समुत्थय स्थौल्य कार्श्य विशिष्ट। ठीक है, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 21 में, अष्टोदरीय अध्याय शायद था, तो उसमें यह बताया था कि स्वप्न आहार पे डिपेंड करता है मोटापा और पतलापन, स्थौल्य और कार्य, जबकि ये कह रहे हैं रस निमित्त है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। बाकी ये चिकित्साएं बताई जा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो आपकी एआई पीजीटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। एमओ के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आप इतना पढ़िए। बाकी देख लेते हैं अगर कुछ बचा है तो। 42 नंबर श्लोक में देखिए, अत्यंत गर्हितो वे तो सदा स्थूल कृषि न रहे। ठीक है, तो स्थूल और कृष पुरुष को वर्जित माना गया है, यानी ये जो है अच्छे नहीं होते हैं, ये बोला गया है। लेकिन बोला है श्रेष्ठ मध्य शरीरस्तु, तो कौन सा श्रेष्ठ है, मध्य शरीर वाला। ठीक है, और अगर कृष और स्थूल है तो दोनों में क्या कह रहे हैं, स्थूल की अपेक्षा जो है कृष मनुष्य अच्छा होता है, यानी कृष को पूजा जा लाइक मतलब कृष जो है ज्यादा बेस्ट है अगर स्थूल और कृष की बात करें, क्योंकि स्थूल वाला तो ज्यादा बीमारियां लेके बैठा है, कृष वाला तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बता रहे हैं, तो ये श्लोक आप देख लें। बाकी ये पूछ सकते हैं श्रेष्ठ कौन सा है, मध्य शरीर है कौन सा है। ठीक है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। बाकी लाइक आपके श्लोक जब इंपॉर्टेंट थे वो हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट अब एक ही बचा है श्लोक, ये जो लास्ट वाला है। तो ये है क्या, स्वस्थ की परिभाषा। हर जगह इंटरव्यू कहीं भी स्वस्थ की परिभाषा तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो सम दोष समाग्नि सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मना स्वस्थ इति ये धीयते। तो ये आपको याद रहना चाहिए, और इसका रेफरेंस भी याद रहना चाहिए। लोग तो याद कर लेते हैं, रेफरेंस याद नहीं रहता, कोई चरक का बोल देता है उसी टाइम आपका इंटरव्यू क्या, आपको 0 नंबर मिलेंगे, आपका सिलेक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती, बेशक आपको सारा आता हो लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी गलतियां जो हैं मान्य नहीं होती हैं। तो आपको याद रखें कि सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर 15, इतना भी बोल दिया, उसका ये लास्ट श्लोक है, समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिय। ठीक है, तो आपको याद रहना है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आज हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।